वालों कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके इंग्लिश मीडियम क्लास 10th होम साइंस के बारे में। इसमें जो आपके चैप्टर्स हैं वो आप जो एग्जाम में पी चैप्टर्स होंगे वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर, व्हाट इज होम साइंस। होम साइंस आखिर होता क्या है। देखिए, अगर होम साइंस की बात करते हैं यहाँ पर, तो होम साइंस में लिखा है, सबसे पहले हम जानेंगे कि मीनिंग ऑफ होम साइंस क्या होता है। इफ यू टॉक अबाउट कि भाई होम साइंस का मीनिंग क्या है, तो लिखा है कि होम साइंस कैन बी डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ मैनेजिंग आवर रिसोर्सेज इफिशिएंटली एंड द साइंस ऑफ अचीविंग अ हेल्दी एंड हैप्पी होम एज वेल एज सक्सेसफुल कैरियर। बेसिकली होम साइंस को लोग बड़े ऐसे निगाह से देखते हैं कि यार होम साइंस, अच्छा घर में खाना पकाने वाली चीज़ होगी ना, कोई घरेलू चीज़, वही होम साइंस होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, होम साइंस क्या कहता है। बेसिकली होम साइंस आपसे, अगर आप होम साइंस के बारे में जानेंगे तो होम साइंस कहता है, देखिए होम साइंस जो है वो कैसे आप अपने रिसोर्सेस को मैनेज करते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर कि भाई आप अपने रिसोर्सेस को कैसे मैनेज कर रहे हैं, है ना। मैनेजमेंट क्या है आपके रिसोर्सेस का, ये हमें बताता है। क्योंकि हमारे पास देखिए, आपके घर में सब कुछ है, वॉशिंग मशीन है आपके घर में, है ना, आपके घर में फ्रिज है, एवरीथिंग है। अब फ्रिज रहते हुए आपका खाना यदि बाहर रह रहा है और वो खराब हो रहा है, मतलब आप अपने रिसोर्स का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। भाई आपके पास वॉशिंग मशीन है लेकिन आप खुद से ही कपड़े धो रहे हैं, मतलब आप अपने जो रिसोर्स उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हम रिसोर्स का इस्तेमाल तो करेंगे बट इफ़िशिएंटली, मतलब इफ़िशिएंटली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आ सके। हम ऐसा काम करेंगे जिससे कि हम जिस पर्पस के लिए काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा ज़्यादा आउटपुट आए, ठीक है ना। एंड द साइंस ऑफ अचीविंग अ हेल्दी एंड हैप्पी होम। देखिए, घर का हेल्दी, घर के लोगों का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो स्वस्थ नहीं होंगे तब तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी उनके लाइफ में जो वो फील ही नहीं कर पाएंगे। और हैप्पी तब होंगे जब वो हेल्दी होंगे। तो इस तरीके से एक पूरा पूरा सेटअप देखिए, अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, एक हेल्दी एंड हैप्पी, तो आपका एक बढ़िया कैरियर बन जाता है। मतलब होम साइंस इनडायरेक्टली आपको एक डिसिप्लिन वे में लाता है कि कैसे एक्चुअली में आप अपने लाइफ में अपनी चीज़ों का सही तरीके से यूज कर सकते हैं। क्या रिलेवेंस है होम साइंस का, है ना, रिलेवेंस क्या है यहाँ पे। तो अगर हम लोग रिलेवेंस की बात करते हैं तो देखिए, रिलेवेंस में कहता है कि होम साइंस opens up a large area of possible job opportunities for both men and women। चाहे मेन हो या वुमेन हो, भाई दोनों के लिए ये जो होम साइंस है एक बड़े लेवल पे एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक पॉसिबिलिटी देता है जॉब का। एंड दिस नॉलेज इज of great help in the improvement of home and personal life besides our professional life। हमारा प्रोफेशनल लाइफ कुछ भी हो सकता है, हम डॉक्टर हो सकते हैं, है ना, हम टीचर हो सकते हैं, हम इंजीनियर हो सकते हैं, हम कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जो नॉलेज हमारे घर के लिए होना चाहिए ना, वो आपके प्रोफेशनल लाइफ से हटकर है, पर्सनल लाइफ भी आपकी होती है। अब देखिए ना, जितने पुलिस वाले हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में किस तरीके से बात करते हैं, कैसे रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम पर्सनल लाइफ में आएंगे तो उनकी भी फैमिली है भाई, वो भी अपने लाइफ जीते हैं। तो आपको ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, राइट। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। सो अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि होम साइंस एक डिसिप्लिन एंड प्रोफेशन है। कई लोगों को लगता है कि भैया होम साइंस का मतलब है कि भाई कुछ भी बोल देंगे ना तो होम साइंस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। होम्स इज एक्चुअली में इंक्लूसिव ऑफ स्पेशलाइजेशन। क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, देखिए हमारे घरों में जो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी मम्मी हैं, या हमारी दादी है, नानी है, कोई भी हो जो घर में घर को संभालती है, या कोई जेंट्स घर को संभालता है, जनरली इंडिया में लेडीज संभालती है। तो भाई अगर वो खाना सही से नहीं बनाएंगी और उसमें न्यूट्रिशन नहीं होगा, उन्हें पता नहीं होगा, तो पूरा का पूरा परिवार जो है ना कहीं जो है मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण का शिकार हो जाएगा। बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी, है ना, शरीर में विटामिन डी की कमी आ गई, हड्डी कमजोर हो गया। और इसके अलावा आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। तो हम देखिए, ये नहीं कह रहे हैं कि भाई होम साइंस का मतलब है कि हम केवल खाना पका रहे हैं। खाना तो कोई पका लेगा, बट अगर हम बात करते हैं एक डिसिप्लिन की, हम बात करते हैं एक प्रोफेशन की, जिसमें हम बात करते हैं कम्युनिकेशन, हमें ये भी सिखाता है कि हम दूसरे से कैसे कम्युनिकेट होते हैं, क्योंकि हमारी बातें दूसरे तक अगर हमें पहुंचाना है तो इसके लिए हमें कम्युनिकेट होना पड़ेगा। एंड एक्सटेंशन, रिसोर्स का मैनेजमेंट, ह्यूमन का डेवलपमेंट, फैब्रिक एंड
अपैरेल साइंस। तो ये सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिलती है, ये सब पूरा सेटअप तैयार करते हैं तो हमारा होम साइंस बनकर तैयार होता है। मैं भी झूठ क्यों बोलूँ, मुझे भी यही लगता था होम साइंस का मतलब ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन जब मैं आपके सिलेबस को पढ़ा रहा हूँ और इन सिलेबस को देख रहा हूँ तो वाक़ई में रियलाइज़ होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो व्यक्ति किताबों से पढ़कर सीखता है। पर हमारे घर में जो हमारे लेडीज़ हैं, वो कितना डेवलप हैं कि हर चीज़ को मैनेज कर लेती हैं और कई बार बीमार होती हैं तब भी वो काम करती हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि किसको कौन-सा खाना पसंद है, अगर किसी डॉक्टर ने बोला है कि आप इनको ये वाला देना तो वो चीज़ उन्हें वो टाइम पे देती हैं। घर को मैनेज करना, घर में गंदगी ना हो क्योंकि भाई गंदगी होगी तो बीमारी फैलेगी, सफाई भी करनी है ना? हर चीज़ को मेंटेन रखना है, रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये केवल लेडीज़ों के लिए नहीं है बल्कि सभी के लिए है जो होम साइंस में सीखने को मिलता है। आइए हम आपको बताते हैं कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज होम साइंस में क्या है। देखिए, जब हम कैरियर अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो कैरियर का मतलब होता है कि वो काम जिसको करने के बाद हमें पैसे मिलते हैं, जिससे कि हम अपने लाइफ में अपने सुख सुविधाएं बढ़ा सकते हैं, हम ज़िंदगी जी सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी काम करने के लिए ना पैसे की ज़रूरत होती है। तो क्यों ना होम साइंस में अगर इंटरेस्टेड है या होम साइंस से आगे बढ़ते हैं तो क्या वाक़ई में होम साइंस जो पढ़े हमारे लिए यूज़फुल भी है, या बस कहने वाली बातें हैं कि ठीक है जी, आप अपने लाइफ में खाली इस्तेमाल करो। ठीक है ना? ये भी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कहता है कि होम साइंस इनेबल्स अस फॉर द फॉलोइंग, क्या-क्या करता है? तो अब देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ क्या-क्या एम्प्लॉयमेंट है जिससे कि होम साइंस के ज़रिए पाया जा सकता है या मिल सकता है। जिसमें सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो वेज एम्प्लॉयमेंट क्या आता है। वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या कहता है, वी वर्क फॉर अनदर पर्सन, हम दूसरे के लिए काम करते हैं, रिसीव करते हैं वेज एंड सैलरी फॉर आवर सर्विस। ठीक है ना? क्योंकि कहीं भी आप काम करेंगे तो उसको करके देंगे तभी तो वो आपके लिए करेगा, सीधी सी बात है ना? इफेक्ट है एकदम से। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या है, वी आर द ऑनर ऑफ एन इंटरप्राइज विच आर रन इन फाइनेंस, हम कर सकते हैं किसी, जैसे कि आप सोचिए ना, जैसे मान चलिए बैंकेट हॉल है, शादी विवाह होता है तो वहाँ पर जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा वहाँ पर क्या करेगा, मैनेज ही तो करेगा चीज़ों को। तो जैसे घर एक संभालते हैं वैसे वहाँ संभालना है, तो हम दूसरे के लिए काम करें या खुद के लिए करें। दूसरे के लिए करेंगे तो वेज एम्प्लॉयमेंट कराएंगे, खुद के लिए करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कराएंगे। हमारा स्किल्स क्या है, द स्किल्स इन द फॉलोइंग एनेबल्स अस टू अवेल आवर सेल्फ ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटी। जैसे कि देखिए, यहाँ पर क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट में हमारे स्किल ये काम आ सकता है। देखिए, सबसे पहले तो कैटरिंग हो गया, जो कैटरिंग का आप देखते हैं बिजनेस लोग करते हैं, है ना? वहाँ आप कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट प्रिजर्वेशन, जिसको खाने को प्रिजर्व करके रखते हैं, वहाँ पर हमारा जॉब ले सकते हैं। बेकरी एंड कन्फेक्शनरी आप जानते हैं, जहाँ केक वगैरह बनता है, बेकरी वगैरह हो गया। इसके अलावा बहुत ही फेमस है इंटीरियर डेकोरेशन। आपने देखा है कि अक्षय कुमार की वाइफ इंटीरियर डेकोरेशन में इंटरेस्टेड है, शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान इंटरेस्ट इंटीरियर डेकोरेशन में है ना? फराह खान इंटीरियर डेकोरेशन। तो देखिए, लोग कितना पैसा कमाते हैं, बड़े लेवल पर है, पर हम छोटे लेवल पर भी आते हैं। तो इंटीरियर डेकोरेशन में क्या होता है भाई, आप जब किसी से या तो खुद के लिए काम करें, किसी आप टीम में काम कर सकते हैं, कंपनी में काम कर सकते हैं, तो बेसिकली उनका पर्पस क्या होगा कि किसी के घर को कैसे सुंदर बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, जो कस्टमर है, कस्टमर के चॉइस क्या है भाई, वो किस तरह का चाहते हैं, उसमें आप क्या डिजाइन दे सकते हैं। तो ये आप नॉलेज लेंगे और बहुत ज़्यादा इनकम है इसमें, बहुत पैसा, लाखों लाखों में लोग कमाते हैं, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, बहुत बार आप देखते हैं कि बांस से लोग सामान बना दिया या प्लास्टिक से बना दिया, कुछ ऐसा बना दिया तो लोग खूब खरीदते हैं। हाउस कीपिंग एंड लॉन्ड्री सर्विस हो गया, है ना? भाई, घर की साफ सफाई की बात हो या फिर लॉन्ड्री सर्विस हो, कपड़े धोना हो या बाकी चीज़ें, उसको भी आप डेवलप कर सकते हैं। ड्रेस डिजाइनिंग में जा सकते हैं, किस तरह से ड्रेस डिजाइन करना है, नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही है। गारमेंट का कंस्ट्रक्शन हो गया यहाँ पर, टेक्सटाइल डिजाइनिंग एंड टीचिंग हो गया, है ना? किस तरह से टेक्सटाइल होगा या फिर क्या डिजाइन होगा, टाइल वगैरह की सारी चीज़ें। कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन हो गया यहाँ पर, कैसे जैसे कई कंपनी को ज़रूरत होती है कि अपने कस्टमर से हमें कनेक्ट करना है, उनसे बात करनी है, तो क्या कम्युनिकेशन होगा, कैसे एक्सटेंशन करेंगे उसका। एंड रिसर्च मैनेजर एंड कंज्यूमर एजुकेशन, कई बार ऐसा होता है कि ऐसे कई स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है जो कि रिसर्च करके बताए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो पब्लिक में कितना पसंद किया जा रहा है, कितना नहीं पसंद किया जा रहा है, कैसे कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में हम बता सकते हैं, कैसे अवेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इस चीज़ों में आता है यहाँ पर, राइट? और यहाँ से ये आपका मतलब ओवर हो गया जो चीज़ें मैंने आपको मेन बताई थी। इस चैप्टर में बेसिकली यही पढ़ना है जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे, ठीक है ना? अब यहाँ से आपके इन टेस्ट क्वेश्चंस 1.1 है जिसको आप पढ़ सकते हैं कि भाई ये चीज़ें जाती है, ऐसे जाती है, ये होता है, वो होता है।
तो ये सारी चीज़ें आसान है, अब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे गिव एनी फॉर एग्जांपल ऑफ होम बेस्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द एरिया ऑफ होम साइंस, है ना। तो हम क्वेश्चन आंसर का फिर कभी कर लेंगे। अभी बेसिकली हमें आपको चैप्टर केवल समझाना था, तो हमने पहले चैप्टर के बारे में आपको इतना इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आपको हम लेके चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, क्योंकि आपका पी चैप्टर में एक के बाद सीधे चैप्टर 4 पे आते हैं। फिर हम एक पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम एक एक करके क्वेश्चन आंसर आराम से करेंगे। अभी हम केवल चैप्टर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं। तो छोटा कर लेते हैं, फास्टली निकलेगा। ये चैप्टर 2 है, ठीक है। ये टीएमए के चैप्टर है, और क्योंकि पब्लिक एग्जामिनेशन में आपको जो चैप्टर्स आएंगे वही हम आपको बताएंगे। चैप्टर 3 हो गया यहाँ पे, और नेक्स्ट हमारा चैप्टर आने वाला है, एंड दिस इज चैप्टर 4। अब जब हम चैप्टर 4 में आते हैं, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। ये हमारा चैप्टर 4 है, जिसमें लिखा है मेथड ऑफ कुकिंग फूड, है ना। कैसे हम लोग कुकिंग फूड करेंगे। तो देखिए, ऐसे तो कहने खाना कोई पका लेता है, झूठ बात है। खाना कैसे कोई पका लेगा। मुझे खुद खाना बनाने में, पकाने में, सीखने में मुझे तब सीखा मैं जब अपने गांव से बाहर निकला। एक खुद से जब पढ़ना भी होता था और खाना भी बनाना होता था, उसमें भी कई महीने लग गए, उसको सीखना पड़ा। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि आप खुद से कर लेंगे। आज की डेट में मैं रोटी अच्छा बना लेता हूँ, रोटी गोल गोल मेरी बन जाती है आटा गूंद लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ मैं। सबको आना चाहिए, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर आप एज ए पिकनिक के लिए जाते हैं, या कई बार घर में कोई नहीं है या ज़रूरत पड़ेगी, तो भूखे थोड़ी रहोगे। तो इससे अच्छा यार रिसोर्स है। पढ़ा क्या होम साइंस में, रिसोर्सेज का कैसे अच्छा इस्तेमाल कर सके। आटा हमारे पास है लेकिन हमें रोटी ही नहीं बनानी आ रही है, तो हम तो उसको ढंग से मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बेसिकली दी गई है, इसको देखते हैं एक बार। तो देखिए, यहाँ लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ कुकिंग। देखिए, कुकिंग डज एज अंडर, देखिए क्या होता है कि मेक्स फूड इजी टू डाइजेस्ट। सबसे पहले खाना हमें ऐसा बनाना है जिससे कि वो आसानी से पेट में डाइजेस्ट हो सके। जब हमारे अंदर डाइजेस्ट ही नहीं होगा, पचेगा ही नहीं, तो हमारे शरीर में लगेगा नहीं। और जब हमारे शरीर में लगेगा ही नहीं, तो ऐसा खाना किस काम का। तो फूड जो होना चाहिए ना, वो ऐसा होना चाहिए जो इजी से आप चबा सकते हैं और उसको निगल सकते हैं। ऐसा ना हो कि भाई आपने ऐसा बना दिया। जैसे पहली बार मैं रोटी बनाया था तो मुझे बनाने के लिए नहीं आता था, तो मैंने जो आटा होता है ना, वो बड़ा सा मैं आटे की बना लेता था वो। तो जब आटा आप ज़्यादा लेंगे एक रोटी बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली मोटा रोटी बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा, उसको चबाने में दिक्कत आपको होगी। तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो बिल्कुल गड़बड़ है। तो मैंने बाद में सीखा कि छोटे छोटे आटा का आप अमाउंट लेके आप रोटी बनाइए, तो छोटा ही बनेगा बट अच्छा बनेगा आपका। क्योंकि रोटी क्या होता है, तवे पर बढ़िया से पक जाती है। तो सबसे पहले आसानी और चबाने में, है ना, सो स्वल यानी कि निगल सकते हैं। देखिए, दूसरा क्या है, इम्प्रूवमेंट द अपेरेंस, टेक्सचर, कलर, फ्लेवर एंड टेस्ट। जैसे मान चलिए कोई डिश है, रोटी है, पराठा है, तो उसको इम्प्रूव कीजिए। कई बार उसका टेक्सचर देखिए, क्या मटेरियल ले रहे हैं, कलर कैसा है, फ्लेवर कैसा है, टेस्ट कैसा है, सब कुछ देखना होता है ना हमें। एड्स वेराइटी टू आवर मील्स, अब अलग अलग वेराइटी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि पोटैटो कैन बी कुकड इन वेरियस वेज। अब भाई आलू को कई तरीकों से पकाया जा सकता है। कई लोग क्या करते हैं, उसको आग में डाल के पकाते हैं, कई लोग कुकर में पकाते हैं, कई वो पानी में बॉईल करके पकाते हैं। तो अब आपको देखना है ना कि आप उसको किस तरीके से जो है, कितने तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा आगे हम आते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ कुकिंग पे आते हैं यहाँ पे। तो क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए, हीट इज इंक्लूसिव ऑफ द फॉलोइंग मेथड, कुकिंग बाय मोस्ट हीट। देखिए, बिना हीट के तो काम होगा नहीं। जैसे हम बॉइलिंग करना है, तो क्या क्या चीज़ें बॉयल कर सकते हैं। जैसे आलू को हम बॉयल कर सकते हैं, चावल को हम लोग बॉयल करते हैं। आपको पता है चावल जो है कभी भी कुकर में नहीं बनाना चाहिए। इसके पीछे लॉजिकल कारण ये है कि जब कुकर में 10 मिनट में चावल तैयार करते हैं, तो वो क्या करता है, चावल को पकाता नहीं है, बल्कि गैस के जरिए क्या करता है, उसके फाइबर को तोड़ देता है। बात को समझिए। और वो कभी भी आपके शरीर में न्यूट्रिशन नहीं दे सकता है, उसके अंदर के न्यूट्रिशन सारे खत्म हो जाते हैं। इसलिए गांव के लोग जो है उसको बॉईल करते थे। और आज भी देखिए, थायराइड वाले पेशेंट को बोला जाता है कि आप चावल को बॉईल किया हुआ चावल ही खाएं, कुकर वाला ना खाएं। तो देखिए, बॉईल करके खाते हैं, टाइम लगता है ना उसको, उसके हर मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में, ब्रेक करने में, इसलिए बॉइलिंग लिखा है। फिर इसके अलावा बहुत सारे स्टीमिंग भी होता है। द फूड एंड द लिक्विड इन विच कुक आर सर्व टुगेदर, एक साथ आप दे सकते हैं। इसके अलावा स्टीमिंग आप यहाँ देख सकते हैं कि फूड इज कुक्ड विद द हीट फ्रॉम वाटर वेपर। कई सारे चीज़ें ऐसा होता है जो, जैसे कि आप मोमोज कहीं ले लीजिए, है ना। मोमोज कैसे पकाते हैं, तो पानी का जो भाप निकलता है गर्म, उसको रख देते हैं, उसी से वो पक जाता है वहाँ पे। प्रेशर से बनाते हैं, जैसे प्रेशर कुकर हो गया है, ये सारे बैक्टीरिया को मार देता है। कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पर लिखा है इसने। सो आगे हम
बात करते हैं कुकिंग बाय ड्राई हीट। ड्राई हीट क्या होता है? सो बेसिकली अगर हम बात करें कि कुकिंग बाय ड्राई हीट इज इंक्लूसिव बोथ मेथड। देखिए इसमें हम लोग एक तो बेकिंग करते हैं। सो बेकिंग मतलब जैसे कि बेकरी आइटम्स वगैरह हो गया ना, जिसमें हम लोग हीट तो देते हैं बट उस तरह का हीट नहीं देते हैं जैसा कि आप घरों में देते हैं। रोस्टिंग करते हैं, कई बार रोस्ट करते हैं उसको, इस तरह से आग में भूनते हैं। तो रोस्टिंग ऑफ जैसे ब्रिंजाल्स बैगन को हम लोग करते हैं। बैगन को आप सभी लोग करते होंगे, उसको तेल लगा के काट के उसको आग पे रोस्ट करते हैं। आलू को कई बार रोस्ट करते हैं। स्वीट पोटैटो जो हम खाते हैं उसको रोस्ट करते हैं, है ना। इसके अलावा ग्रिलिंग करते हैं, जैसे पनीर टिक्का वगैरह हो गया उसको ग्रिलिंग कर दिया। फ्राई कई बार हम लोग करते हैं ऑयल वगैरह में, है ना, घी में ऑयल में, इस तरह से हम फ्राई करते हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ये कुकिंग बाय ड्राई हीट का हिसाब किताब है। ठीक है। अच्छा, हमने उल्टा दे दिया क्या जी? ठीक तो है, मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड। यहाँ फिर से मैं क्यों, अच्छा सेम चीज़ रिपीट हो गया। मैं भी डर गया कि मैंने क्या चीज़ें ऐसी दे दी, गड़बड़ तो नहीं हो गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे आगे बात करते हैं डीप फ्राइंग की बात करते हैं। अब डीप फ्राई क्या होता है? फ्राई आप करेंगे पूरा तेल में डुबा के, जैसे कचौड़ी पकौड़ा हो गया, कचौड़ी हो गया ना, उसको डीप फ्राइंग कहते हैं। सैलो फ्राइंग बोलते हैं, जैसे नॉन स्टिक पैनल्स हो गया आप जिसमें देखते हैं, जिसमें कम तेल यूज करते हैं, है ना। और उसमें तेल क्या है, ऐसे नॉन स्टिक होता है, उस पर आराम से हम लोग फ्राई कर देते हैं और फ्राई भी हो जाता है वो। कुछ और मेथड भी हैं कुकिंग के, जैसे कि अदर मेथड, जैसे माइक्रोवेव कुकिंग है। सोलर कुकिंग से भी हम कर सकते हैं, सनलाइट का जो होता है यहाँ पे। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिख रहा है इसने, ये लिखा है कि आइए जानते हैं कि कैसे हमारे न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है जब हम खाना पकाते हैं। ये एक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। पहले के ज़माने में लोग मिट्टी पे खाना बनाते थे। मिट्टी पे जो खाना बनता था, तो जब आप उसका लैब में टेस्ट करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मिट्टी में बना हुआ खाना का जो परसेंटेज होता है न्यूट्रिशन का, वो आप ये देखेंगे लगभग लगभग जो है 97% होता है। केवल 3% का ही नुकसान होता है। मतलब आप 100 ग्राम में 100 ग्राम प्रोटीन आपके पास है तो 97 आपके बॉडी में पहुंचेगा, 3 ग्राम का लॉस हो जाएगा। और आपने अक्सर देखा होगा हमारे यहाँ शादी विवाह में जो है कांसे या पीतल के बर्तन दिए जाते थे, आज भी दिए जाते हैं। तो वो रखने के लिए नहीं बल्कि खाना पकाने के लिए होता है। क्योंकि यदि आप कांसे के बर्तन में खाना पकाएंगे ना, तो कांसे में जो परसेंटेज है न्यूट्रिशन का वो तकरीबन 93% के आसपास है। यानी 7% का 91 या 93 है ऐसी। और अगर आप वही पीतल में खाना पकाएंगे तो उसका कुछ 87 या 88 ऐसी कुछ है ना, वो भी 90 के आसपास मान लीजिए। लेकिन ये जो प्रेशर कुकर में हम लोग खाना बनाते हैं या बाकी चीज़ों में खाना हमने बनाना शुरू कर दिया है, तो उसका मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि वहाँ पर आपको तकरीबन तकरीबन 13%, 13 से 15% के आसपास ही आपको मिलता है। यानी कि 100 ग्राम प्रोटीन है तो आपको 90 उसमें 87 85 का लॉस हो जाएगा। लगभग 10 से 15% ही आपके बॉडी में पहुँचेगा। तो सोचिए आप कितना मेहनत करते हैं, और मेहनत करके जो है आप पैसा कमाते हैं, और उसके बाद उस पैसे का आप अपने शरीर में, मतलब चाहते हैं कि भाई ये खाएंगे तो हमारे शरीर में पूर्ति हो जाएगी, पर शरीर को तो मिलेगा ही नहीं। अब शरीर को नहीं मिलेगा तो बीमारी तो होगा वो। तो इसलिए हमारे खाना बनाने का तरीका पर भी डिपेंड करता है। तो हमारा न्यूट्रिशन जो है वो लॉस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो चीज़ें मेंशन की गई है जिसमें लिखा है लॉसेस ऑफ न्यूट्रिशन ड्यूरिंग कुकिंग में, जैसे विटामिन ए की बात करते हैं। देखिए अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आप कर देंगे, जैसे 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देंगे, तो आपका विटामिन ए खत्म हो जाएगा, है ना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं यहाँ पर, दिस विटामिन गेट्स डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में डिजॉल्व होता है, व्हेन फूड आर वॉश्ड, जब आप धोते हैं तो, है ना। सोक्ड और कुक्ड इन वाटर, जब आप इसको कुक्ड करते हैं पानी में या कुछ करते हैं तो ये पानी में ही डिजॉल्व होकर निकल जाता है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है फिर तो, मतलब यहाँ से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो चला जाएगा। विटामिन सी की बात करते हैं तो दिस विटामिन गेट डिस्ट्रॉयड बाय हीट एंड ऑक्सीडेशन, आप इसको हीट वगैरह करते हैं तो, जिससे आप समझिए कि कैसे समझाएं आपको, जैसे आंवला, अगर कच्चा आंवला खाएंगे तो बढ़िया विटामिन सी मिलेगा, लेकिन उसी को आप हीट कर देंगे या उसमें कुछ और आप गर्म करेंगे तो उसके अंदर का जो विटामिन सी है वो ख़त्म हो जाएगा। या विटामिन ए के लिए कुछ आप गाजर वगैरह खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसको आपने गर्म कर दिया तो खत्म हो जाएगा विटामिन ए उसका, 300 डिग्री सेल्सियस चला जाए। तो खाने का मतलब, इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो डायरेक्ट खाने की सलाह दी जाती है। प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स क्या होता है, कोगुलेट प्रोटीन्स होता है ना, जमा हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है यहाँ पर। और प्रोटीन आजकल मिलता कहाँ है, कुछ ओरिजिनल चीज़ें रहे तब तो मिले, और ऊपर से हम खाना, दाल में प्रोटीन होता है और हम उल्टा दाल को एकदम से कुकर में बनाते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता हमारे शरीर में प्रोटीन मिलेगा, अलग से खाना पड़ता है फिर। ऑयल एंड घी आर यूज फॉर कुकिंग एंड फ्राइंग और फूड्स, सीधी सी बात है, ऑयल एंड फैट।
कैसे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स को? देखिए, न्यूट्रिएंट्स कैन बी कंजर्व व्हेन हम लोग प्रिकॉशंस इस्तेमाल करें, जैसे कि लिखा है टेकन एट द टाइम ऑफ, धोने का टाइम पे हम ध्यान रखें ज़रा, है ना। इसका स्क्रैपिंग द पील्स, कटिंग इनटू पीसेस पे ध्यान दें, बॉइलिंग वगैरह में ध्यान दें कि टेम्परेचर कितना देना है, कैसे देना है। अगर इन चीज़ों पर ध्यान दें तो हम इन न्यूट्रिएंट्स को लॉस होने से बचा सकते हैं, राइट। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर क्या एक्सचेंज न्यूट्रिटिव वैल्यूज फूड आइटम्स का है यहाँ पे। जैसे यहाँ लिखा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आइटम मिला दीजिए, दो तीन चीज़ें साथ में, जैसे हम लोग खाते ही हैं, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं आपस में न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ा देते हैं फूड का। फर्मेंटेशन ऑफ फूड आइटम्स, फर्मेंटेशन का मतलब होता है जैसे चावल को पानी में रात भर के लिए डाल दिया तो उसको फर्मेंटेट, तो उसमें इडली बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, ये सब बनाते हैं ना हम लोग उसका। जर्मिनेशन ऑफ फूड आइटम, जर्मिनेट कर सकते हैं उसको। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप कर सकते हैं। तो एनीवे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बाकी जो क्वेश्चन आंसर है हम अलग से सेपरेट वे में देखेंगे क्या कैसे जाता है, ठीक है। हम आगे आते हैं आपके चैप्टर 5 पे, नेक्स्ट चैप्टर आपका, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपका नॉलेज मिल जाएगा कि आपको चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। और ये मतलब 90% काम तो हो जाएगा, 10% बचेगा जिसमें आपका क्वेश्चन आंसर करना होगा, तो वो हम कर लेंगे या खुद से भी कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। इनके देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर है जो खुद पे आपको घर पे प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ पे हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, लेकिन आप लोगों की डिमांड रहती है तो फिर हमें, है ना, संडे के संडे टाइम निकाल के थोड़ा करना होता है। आइए बात करते हैं चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 आपको कहता है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। देखिए, फूड को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग फूड को प्रिजर्व नहीं करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, प्रॉब्लम की बात है। प्रॉब्लम ये होगा ख़राब हो जाएगा। आप फ्रिज रेफ्रिजरेटर क्यों घर में रखते हैं? ताकि भाई उसको बचाया जा सके, है ना। चलिए, तो अगर हम यहाँ बात करें कि फूड स्पॉलेज की बात करते हैं, फूड स्पॉलेज मीन्स होता है फूड इज नो लॉन्गर फिट फॉर ईटिंग। कई बार ऐसा होता है कि गर्मी का दिन होता है, या वैसे भी कहा जाता है कि खाना अगर बाहर है और 24 घंटे से ऊपर हो गया तो मत खाइए उसको उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स आ जाते हैं जो आपके बॉडी के लिए सही नहीं है। रीजन फॉर फूड स्पॉलेज का क्या रीजन होता है? देखिए, मेन रीजन जो होता है फूड स्टोरेज का वो नीचे दिया गया है। जैसे वहाँ उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, बहुत छोटे छोटे, जो हमें दिखते नहीं है, और उस कंडीशन में वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं और वो हमारे बॉडी में भी आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या क्या कारण है, देखिए इसमें एंजाइम्स भी जनरेट हो जाता है। सो एंजाइम्स आर केमिकल सब्सटेंस होता है फाउंड इन ऑल प्लांट, जो सारे प्लांट में पाए जाते हैं और एनिमल में पाए जाते हैं। तो व्हेन द स्किन ऑफ फ्रूट, आप देखते हैं ना, व्हेन द स्किन ऑफ फ्रूट इज नॉट कट, अगर आप फ्रूट की स्किन को कट नहीं करेंगे या डैमेज नहीं करेंगे तो इट गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू एंजाइम्स एक्शन। कई बार होता है। तो इसलिए मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि फलों को अच्छे से खाया जा सके, बट हम सारे फलों को तो उसकी स्किन को नहीं कर सकते हैं, बट अच्छे से धो जरूर सकते हैं, क्योंकि ये केमिकल सब्सटेंस कहीं ना कहीं खेतों से आया होगा या कहीं से आया होगा जो उसके ऊपर लगा होगा। जनरली हम लोग उठाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं, तो हम ये सोच के खाते हैं कि पेड़ से टूटा और हमने खा लिया, पर हम ये नहीं सोचते कि उसके ऊपर केमिकल दिया हो गया होगा, तभी ये इतने लंबे टाइम तक रह रहा है। तो हमें अच्छे से वॉश करके इसको खाना चाहिए। बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, वॉर्म्स हैं, रैट्स हैं, चूहे हैं, है ना, जो कि स्मॉल सोल्स में रहते हैं, वहाँ अनाज को लेकर चले जाते हैं और कई बार इसको जो है फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, फाइन पाउडर। तो अब ऐसे कंडीशन में भी कई बार जो कंपनियां होती है या आटे के मिल चक्की वाले होते हैं उसको भी समेट लेते हैं, मैंने कई बार देखा है। तो कहीं ना कहीं लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं लोग। फूड स्टोरेज की बात करते हैं। फूड स्टोरेज सिंपली मीन्स कि आप खाने को एक ऐसे स्पेशल जगह पर रखिए जहाँ पर कोई कंजम्पशन ना हो किसी भी चीज़ का, और वो सेफ रह सके उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फूड आइटम्स के अकॉर्डिंग हम लोग सेल्फ लाइफ में कर सकते हैं। तो कैसे क्लासीफाई करेंगे इसको हम देखिए यहाँ पर देखते हैं ज़रा। देखिए, एक तो हम लोग बोलते हैं कि नॉन पेरिसेबल फूड की बात करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय नॉन पेरिसेबल फूड? जो होल ग्रान सीरियल्स, पल्स, दाल हो गया, नट्स हो गया, वाइल्ड सीड हो गया, इसको हम लोग नॉन पेरिसेबल फूड कहते हैं। एक सेमी पेरिसेबल फूड होता है जिसमें हम कहते हैं कि पल्स हो गया ना, प्रोसीडेड सीरियल्स एंड पल्सेस, पल्स प्रोडक्ट लाइक एग्स हो गया या पोटैटोज हो गया, ओनियन हो गया, ये सारी चीज़ें सेमी पेरिसेबल में आते हैं यहाँ पे, ठीक। और अगर हम लोग बात करते हैं पेरिसेबल फूड्स में, तो जैसे कि पेरिसेबल फूड्स में कौन कौन आता है, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्ती वाली मटर हो गया, बीन्स हो गया, एप्पल हो गया, ये सारी चीज़ें आते हैं।
आइए आगे हम लोग बात करते हैं फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है एक्चुअली, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो फूड प्रिजर्वेशन तो अब तक आप समझ ही गए होंगे, किसी स्पेशल जगह पे रखते हैं जिसका कोई नीड ना हो कंजप्शन का। सो प्रिजर्वेशन टेक केयर ऑफ द एक्सेस प्रोड्यूस, उसके अंदर माइक्रोब्स, उसके अंदर बैक्टीरिया या उसको खराब होने से बचाता है। प्रिजर्वेशन एडेड वेराइटी टू आवर मील्स, कहीं ना कहीं प्रिजर्व करके रखते हैं तो भाई पीछे का बना हुआ खाना है, 2-3 वेराइटी हम एक साथ खा पाते हैं, नहीं तो जिस टाइम बना उसी टाइम हमें खाना पड़ेगा फिर तो। प्रिजर्व फूड आइटम्स आर सेंड टू प्लेस वेयर दे आर नॉट ग्रोन, हम प्रिजर्व करके ऐसी जगह पर भेज सकते हैं जहाँ पर वो नहीं पाए जाते हैं और वो उस समय तक ख़राब भी ना हो। जैसे अफ़गानिस्तान में फलों को ये लोग मिट्टी में बंद करके रखते हैं और मिट्टी में बिल्कुल सेफ़ रहता है, कुछ नहीं ख़राब होता है, मिट्टी भी फ्रिज से ज़्यादा काम करता है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मेक्स ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड ईजियर, प्रिजर्वेशन से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड्स का, स्टोरेज करते हैं, ये सारी चीज़ें आसान हो जाती है हमारे लिए। प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन क्या कहता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सबसे पहली बात तो सारे छोटे छोटे जीव बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है। प्रिवेंटिंग और डिलेइंग द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भैया आप एक एक महीना रख सकते हैं, नहीं, खराब तो वहाँ भी होगा, लेकिन ये है कि डिले कर देगा उसके एक्शन को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ भी पनप जाएगा, वहाँ भी आ जाएगा, लेकिन क्या है कि एक समय, थोड़ा वक्त मिल जाता है हमें चीज़ों के लिए, ठीक है ना। एंड स्टॉपिंग द एक्शन ऑफ एंजाइम, हम लोग जो एंजाइम जनरेट होता है उसका एक्शन को क्या करता है, स्टॉप कर देता है। क्या मेथड्स है प्रिजर्विंग फूड एट होम का, अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ी बात तो एक्सपोजिंग फूड टू लो टेम्परेचर, जैसे फ्रिज में आप रखते हैं, आप ठंडा होने के बाद खाना को, मतलब गर्म खाना तो कभी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, मतलब ठंडा होने के बाद आप लो टेम्परेचर में रखिए। एक्सपोजिंग फूड टू हाई टेम्परेचर, कई बार हाई टेम्परेचर में रखने की जरूरत पड़ती है, जैसे धूप में हम सुखाते हैं बहुत सारी चीज़ें, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है, अचार वगैरह देखते हैं धूप में रखना पड़ता है। यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एंड डिहाइड्रेटिंग फूड्स, मतलब डिहाइड्रेटिंग फूड्स का मतलब क्या हो गया कि हम लोग डिहाइड्रेट होने से बचाते हैं फूड को। तो कैसे डिहाइड्रेट होने से बचाएंगे, अच्छे से सील के पैक करके उसको कई बार सामान को रखते हैं, वरना वो कई बार गीला गीला सा हो जाता है ना, वाटर मॉलिक्यूल जो होता है इधर उधर का वो उसको क्या करता है, वो खराब कर देता है। कई बार देखते हैं मुरमुरे वगैरह लाते हैं आप लोग, तो कैसे देते हैं, खुले में छोड़ दें तो क्या होता है, सिल जाता है वो, तो क्या कर रहे हैं आप, उसमें वाटर मॉलिक्यूल ही तो मिल गया वो, जिससे कि सिल गया वो, मतलब वो खाने में अब कुरकुरा नहीं रहा वो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है प्रिजर्वेटिव्स, तो प्रिजर्वेटिव्स में क्या चीज़ें दी है यहाँ पर, नेचुरल प्रिजर्वेशंस होते हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, नमक का इस्तेमाल करते हैं जो अक्सर हम अचार में डालते हैं, विनेगर, शुगर हो गया, चीनी भी होता है ना, एसिड्स होते हैं, और कई बार वाइल्ड स्पाइसेस चीज़ें भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो आपका ये चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो गया है। अब आपको हम लेकर चलते हैं चैप्टर 6 में, है ना। ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, जो चीज़ें थी मैंने आपको पढ़ा दी, बता दी कि भाई ये चीज़ें इस तरह से जाता है यहाँ पे। और यहाँ पर हम लेके आ जाते हैं चैप्टर 6 में, थोड़ा छोटा कर देते हैं, जल्दी हम मूव कर लेंगे चैप्टर 6 की ओर, ठीक है। और आ जाओ भाई, ये आ गया इन्वायरमेंट, चैप्टर 6। तो भाई हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन या नॉलेज दे पाएँ, जिससे कि आप कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर सकें। ये आपका एक सपोर्ट ही तो है ये। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, देखिए सबसे पहली बात है व्हाट इज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या होता है, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। पॉल्यूशन आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। पॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन एज द एडिशन ऑफ एनी सब्सटेंस, कब कोई भी सब्सटेंस जब मिल जाता है हवा में, पानी में, मिट्टी में, कहीं भी, और वो ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है वो, और वो कहीं ना कहीं इम्प्योर होता है, गंदा होता है, जो गंदा कर देता है, तो हम कहते हैं भाई ये पॉल्यूट हो गया है, यहाँ पर क्या हो गया है, पॉल्यूशन हो गया है यहाँ पर। और जो कंटेंट, जो मटेरियल जो होते हैं, जो गंदगी फैलाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट्स के नाम से जानते हैं। पॉल्यूटेंट्स कैन बी डिफाइंड एज वो कंस्टिट्यूएंट्स द रॉन्ग अमाउंट ऑफ रॉन्ग प्लेस एट रॉन्ग टाइम, गलत जगह पे गलत टाइम में गलत चीज़ जब आ जाती है उसको हम लोग पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं उन कंटेंट। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कैसे हो सकता है, जैसे कि देखिए हवा में पोल्यूशन, जैसे वोल्केनो कहीं पर फट गया, वहाँ से बहुत गंदगी बाहर अंदर से निकली, धरती फटी तो, है ना, आग निकल रहा है, वहाँ से हो सकता है। हम कुछ कंबस्टन कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, या इंडस्ट्री है, फैक्ट्री वगैरह है, उससे पॉइजनस गैसेस बाहर निकल रहा है। खेती बाड़ी में कई बार हम लोग पेस्टिसाइड्स डाल देते हैं कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, तो कीटनाशक के इस्तेमाल से भी एयर पॉल्यूशन होता है। या फॉल स्मेल, या
हम बोल सकते हैं इंसेक्टिसाइड्स एंड सॉल्वेंट लाइक स्प्रे हम लोग डालते हैं, पेंट करते हैं, फ्यूम्स, इन सारी चीज़ों की वजह से भी जो है ना आपका यहाँ पे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन का कारण बनता है यहाँ पे। वाटर पॉल्यूशन के बारे में तो आप सभी जानते हैं जी कि वाटर पॉल्यूशन जो होता है वो किस वजह से होता है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम अपने घरों में ना इतनी गंदी गंदी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं और वो हम लोग कोई तरीका नहीं अपना रहे हैं। हम सारी ना नदियों में डाल देते हैं, जबकि विदेशों में ऐसा नहीं होता, हमारे भारत में और वही पानी हम पीते भी हैं और वही पानी फिर खेतों में जाता है, उसी पानी से सिंचाई होती है, इरिगेशन होता है और वही फसल तैयार होकर हम खाते भी हैं। तो हम ऐसा साइकिल तैयार कर रहे हैं कि हम अपनी गंदगी खुद अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं। तो पॉल्यूट यहाँ बोलते हैं जब पॉल्यूटेड वाटर में बी कलर्ड, जब कलर हो जाए तो हम कहते हैं कि इसके अंदर कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, उसके अंदर एक बैड टेस्ट आ जाता है, एक स्मेल आता है, दैट इज नोन एज वाटर पॉल्यूशन हो गया। कैसे हो सकता है वाटर पोल्यूशन? देखिए, तो डोमेस्टिक हम लोग वेस्ट बहुत सारा करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो बड़े बड़े कारखाने हैं, इंडस्ट्री है, वो नदियों के किनारे हैं और वो अपनी सारी गंदगी जो है वो नदियों में गिरा देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो नदियाँ दूषित हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है और वो फिर कहीं ना कहीं डायरेक्टली हमारे घरों में जो है वो फिर नलके से आता है और हम फिर उसको पीते हैं। तो एग्रीकल्चर का वेस्ट हो गया, वाइल्ड स्पिल्स हो गया, तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी होता है। मिट्टी के पोल्यूशन की अगर हम बात करें, सॉइल पोल्यूशन, तो देखिए जो बेसिकली हमारा सॉइल पोल्यूशन होता है ना, मिट्टी का पोल्यूशन आज एक बहुत गंभीर रूप ले चुका है, लेकिन हम इसे समझना ही नहीं चाहते हैं। हमें लगता है कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा ज़मीन तो केवल घर बनाने के लिए, पर हम ये नहीं सोचते हैं कि उसी ज़मीन में उपजे हुए फसलों से और अनाजों को हम खाकर जिंदा हैं। So basically soil pollution can be defined as change in the physical, chemical and biological। मिट्टी में तीन तरीके से चेंज आ जाता है, दिखने में भी अलग दिखेगा, केमिकल भी अलग हो जाएगा और बायोलॉजिकल भी अलग हो जाएगा, और ये ह्यूमन बींग्स पे फिर खतरनाक हार्मफुल इफेक्ट दिखाते हैं या दूसरे रहने वाले जीवों पर भी दिखाते हैं। सो प्रॉब्लम तो होगा, नो डाउट। यहाँ पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सॉइल पोल्यूशन को? तो जैसे डंप आउटसाइड द सिटी लिमिट हमें ध्यान देना होगा, लैंड फिल्स कहीं पर ना हो, कंपोस्टिंग पर ध्यान देना होगा, कहीं कोई चीज़ जल तो नहीं रही है, या इंसिनरेशन, ये सारी चीज़ें हैं कि मिट्टी में ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करें जिससे कि वहाँ पर जो है वो किसी भी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करे। नॉइज पोल्यूशन तो आज तो बहुत ही कॉमन बात है, मतलब इतना शोरगुल होता है तो हम कहते हैं कि केवल हल्ला है, हल्ला नहीं, वो नॉइज पोल्यूशन है। नॉइज पोल्यूशन ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों की वजह से है ना, लाउड स्पीकर्स आजकल बड़े बड़े शादियों में बड़े बड़े बजते हैं, है ना, इंडस्ट्रीज में भी मशीनों से बहुत सा आवाज़ आता है, मशीन्स वगैरह हो गए, तो ये बड़े लेवल है नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करने के यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम आगे आते हैं यहाँ पे तो कुछ चीज़ें और देखने को मिलती है, जैसे इट इज़ इसेंशियल टू टेक स्पीडिड स्टेप टू चेक पॉल्यूशन। तो हमें बहुत ज़रूरत है आज की डेट में अपने पॉल्यूशन को चेक करने का और रोकने के भी बहुत ज़रूरत है, ताकि हम इसको रोक सकें। तो ये आपका चैप्टर 6 भी हो गया, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें देखी, क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पर आपको बताई थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमने एक हम समराइज करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। फिर चैप्टर 8 में हम लोग आते हैं जरा, तो चैप्टर 8 में आते हैं, तो अभी 7 से ही तो 8 में गुजरेंगे, तो अभी 7 आएगा, 7th हेल्थ था जो आपका नहीं पढ़ना है, सीधे हम चैप्टर 8 में आ जाते हैं। फिर एक चैप्टर 9 और 11 बचेगा, यहाँ पे देख लेते हैं जी, जो भी रहता है। ये आपका चैप्टर 8 है और चैप्टर 8 आपका है कम्युनिकेबल एंड लाइफ स्टाइल डिजीज। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो कि हम लोग कहते हैं छुआछूत से फैलती है या कम्युनिकेट करके फैलती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, और कहीं ना कहीं हमारा लाइफ स्टाइल भी आज की डेट में ऐसा हो गया है जो कई बीमारियों को पैदा कर रहा है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं बीमारी के बारे में कि बीमारी एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, डिजीज जो होता है एक ऐसा स्टेट होता है जहां हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, हमें कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता है और हमारे शरीर का जो फंक्शन होता है ना वो नॉर्मल फिर नहीं रह जाता है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। नॉर्मल जुकाम भी होता है, बुखार भी होता है, हम कितने परेशान हो जाते हैं, कितनी दिक्कत होती है आपको, राइट। और कोरोना के टाइम में तो इम्यूनिटी के बारे में खूब बातें हो रही थी, आपने भी सुना होगा। तो इम्यूनिटी जो है एक अब कोई ऐसा अनजान शब्द नहीं है जो ना कोई जानता हो। मुझे नहीं लगता कि किसी को इम्यूनिटी के बारे में ना पता हो। आजकल हर ब्रांड जो है इम्यूनिटी इम्यूनिटी कहकर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते रहती है। सो बेसिकली इम्यूनिटी कैन बी डिफाइंड एज द आपकी एबिलिटी क्या है बॉडी की, ताकि रेसिस्ट कर सके, रोक सके किसी बीमारी को, उसी को हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं।
अब सर्दी जुकाम फैला या कोरोना का टाइम था, तो जिनके शरीर में इम्यूनिटी अच्छी थी वह को कोरोना शरीर में गया भी होगा तो कोई असर नहीं पड़ा, है ना, गया तो ज़रूर होगा। बट कई लोगों को बीमार कर दिया, कई लोग जो है गुजर गए, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई। तो भाई ये सारी चीज़ें होती जो आपकी इम्यूनिटी जो है ना, आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कितनी है, वो देखना होता है। कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जो कम्युनिकेबल है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, पर्सन टू पर्सन। तो ये जो इन्फेक्शन इसको बोलते हैं, इन्फेक्शन होता है, इससे सर्दी जुकाम भी जो होता है ना, ये इन्फेक्शन का होता है, ये फैलता है, कोरोना भी इसी में आता है। क्या कारण होता है कम्युनिकेबल डिजीज का? तो कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं वो बहुत ही टेनी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे जर्म्स एंड पैरासाइट्स होते हैं जो हवा में खांसने, छींकने, बोलने से निकल जाते हैं और वो दूसरे वाले व्यक्ति के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि उसे भी बीमार कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं, है ना, तो क्या इसका मतलब है? द गैप ऑफ टाइम बिटवीन द एंट्री ऑफ जर्म्स इनटू आवर बॉडी, जिस समय आपके शरीर में कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस आपके शरीर में एंट्री किया, एंड अपेयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, वो किस समय उसके लक्षण दिखाई दिए, इस टाइम को हम लोग इंक्यूबेशन टाइम कहते हैं। जिस टाइम में ये बीच का टाइम होता है जो हमें पता नहीं चलता है, बहुत कई बार बीमारियां हमारे शरीर में पनप रही होती है पर हमें पता नहीं चलता है, तो इसलिए हमें टेस्ट वगैरह कई बार करवाना होता है ताकि हमें पता चल सके। क्या मोड्स होता है स्प्रेडिंग कम्युनिकेबल डिजीज का? देखिए कैसे कैसे फैल सकता है। देखिए फूड एंड वाटर से फैलता है, हवा से फैलता है, कांटेक्ट में आने से फैलता है, और कई बार तो इंसेक्ट से भी फैल जाता है, मच्छर वगैरह हो गए हैं ना, इनसे भी फैल जाता है। अब सवाल ये आता है कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर क्या है? सो देयर आर सम प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द कम्युनिकेशन डिजीज। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हमने कोरोना के टाइम देखा, मास्क लगा के रखिए, थोड़ी दूरी बना के रखिए, है ना, यदि अपने आप पे ध्यान दी तो कुछ चीज़ें होती हैं जिससे कि वायरल होने से बचा सकते हैं। लाइफ स्टाइल डिजीज कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, द डिजीज दैट डेवलप इन ए पर्सन ड्यू टू फॉल्टी ईटिंग, हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए। हमारी कुछ ऐसी रहने की आदतें होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, जैसे देर रात तक जागना, है ना, सुबह नहीं उठना, हमें सनलाइट मतलब धूप में थोड़ा रहना चाहिए तो हम धूप में नहीं रहना। तो कुछ ऐसी चीज़ें, शराब पीना, नशा करना, स्मोक करना, जिसकी वजह से हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से ये बीमारियां पनपती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लाइफ स्टाइल की वजह से होती है, तो यहाँ कुछ चीज़ें दी गई है जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। टू टाइप्स यहाँ दिया गया है। द लाइफ स्टाइल फैक्टर्स एसोसिएटेड विद एबव नेम डिजीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक तो होता है मॉडिफिएबल या दोज डैट कैन बी चेंज, जिसको हम बदल सकते हैं। दूसरा होता है नॉन मॉडिफिएबल, जिसको हम बदल ही नहीं सकते हैं। तो हमारी लाइफ स्टाइल के दो फैक्टर होते हैं, एक ऐसा होता है कि चलो जी हमने आपको बता दिया और आपने चेंज कर लिया, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे आप बदल ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो हम बोलते हैं कि भाई प्रिवेंशन ऑफ लाइफ स्टाइल डिजीज कैसे हम बचा सकते हैं, तो हमें इसके लिए क्या करना है, वी कैन डू अ लॉट ऑफ प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ लाइफ स्टाइल डिजीज। हमें इससे बचने के लिए सबसे पहले तो अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लाना पड़ेगा, अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम पानी प्रॉपर नहीं पीते हैं, रोज़ कम से कम 5-6 गिलास 7 गिलास पानी रोज़ होना चाहिए, लेकिन हम नहीं पीते हैं। तो क्या होता है, हमारे लाइफ स्टाइल में दिक्कत है, हम खाना लेट खाते हैं या खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें, 2-3 चीज़ें साथ में नहीं खाना चाहिए, जैसे कभी भी प्याज और दूध की चीज़ें कभी भी साथ में ना खाएं, लेकिन कई बार हम लोग प्याज भी होता है और दूध की चीज़ें भी होता है, खा ही लेते हैं उसमें। या कई बार हम लोग क्या करते हैं कि भाई खट्टी चीज़ें और दूध की चीज़ें ना खाएं, लेकिन हम लोग कई बार ऐसा करते हैं कि कुछ नमकीन खा रहे हैं, इसमें खट्टा भी है, दूध भी, चाय भी पी रहे हैं, तो चाय में दूध का थोड़ी ना वो क्वालिटी चला गया, तो वो भी कहीं ना कहीं अंदर करता है। तो कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल हमें पता नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर सर्च करेंगे क्या क्या दो चीज़ें साथ में नहीं खानी चाहिए, आपको पता चल जाएगा, है ना। किसी अच्छे रिसोर्स में देखें, कहीं फेक वीडियो नहीं होना चाहिए वो। HIV एड्स की बात करते हैं। HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, बहुत ही खतरनाक होता है। एड्स, या तो देखिए एड्स तब होता है जब एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति के ब्लड में टच होता है, तब जाके एड्स फैलता है। ब्लड टच होने की जगह कहाँ कहाँ है? देखिए जब बाल नाई काटता है ना, तो कान के ऊपर का भाग बड़ा सॉफ्ट होता है,
तो जब वो ब्लेड चल रहा होता है तो वो ब्लेड हमारे ब्लड से टच होकर निकलता है। तो अगर उसके किसी के ब्लड में HIV का वायरस है और वो उस ब्लड में चला गया और वो फिर दूसरे वाले व्यक्ति को सेम ब्लड से करेगा, तो फिर ऐसा है ना कि उसके अंदर वो HIV का वायरस एंटर कर जाएगा। या कई बार इंजेक्शंस होते हैं जो हम एक ही इंजेक्शन से कई मरीजों को हम लोग मतलब उसको यूज कर लेते हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए। सिंगल टाइम सिंगल यूज मच बेटर, ये एक मरीज के लिए एक काफ़ी है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बचाव है, या कहीं ना कहीं हम लोग जो है ना अपने फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं किसी के साथ में, हम प्रिकॉशंस वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो आपके बॉडी का जो पार्ट है और दूसरे बॉडी का पार्ट जब टच होगा तो वो भी ब्लड का टच होगा, और वहाँ भी HIV सबसे मेन रीजन वो है फैलने का। या कई बार हम लोग जो है किस वगैरह किया तो होठ जो टच किया वहाँ भी ब्लड का कनेक्शन हो जाता है। तो ये चीज़ें बचना चाहिए कि ऐसी कोई भी काम हम ना करें, क्योंकि हमें नहीं पता ना सामने वाले व्यक्ति के अंदर क्या है नहीं है। तो अपनी समझदारी में ही रहने की मतलब समझदारी है, बाकी तो व्यक्ति खुद जिम्मेदार होता है अपने लाइफ के लिए, उसकी लाइफ है वो जाने, वो बीमार रहना पसंद करता है या फिर वो अच्छा रहना पसंद करता है। आगे बात करते हैं, चैप्टर 9 की बात करते हैं यहाँ पे। देखिए अगर हम लोग चैप्टर 9 पे आते हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये हमारा चैप्टर 9 है जी। और इस चैप्टर 9 में हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, केयर एंड हम लोग मेंटेनेंस पढ़ रहे हैं फैब्रिक्स का, कैसे मेंटेनेंस करते हैं। कई बार हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, फैब्रिक्स मतलब धागे का, कपड़ों का, उसका कैसे मेंटेनेंस करते हैं। घर में देखते हैं हमारी जो लेडीजें होती हैं वो कितने अच्छे से केयर करती है, फोल्ड करके रखती है, और कई बार बहुत सारी चीज़ों का वो मतलब मेंटेनेंस कर लेती है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें कैसे हम कर सकते हैं, है ना, फैब्रिक के बारे में। तो फैब्रिक्स हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसको हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जाती है। यहाँ पर सबसे पहली बात दिया है सेकिंग दिया है यहाँ पे। तो ये क्या चीज़ है यहाँ पर, सेकिंग हेल्प्स इन द रिमूविंग लूज डस्ट फ्रॉम द फैब्रिक। फैब्रिक से जो बेकार की गंदगी होती है उसे बाहर निकालना होता है, फिर उसे ब्रूसिंग करना होता है। ब्रूसिंग का मतलब होता है कि डर्ट जब वहाँ से निकल जाता है तो उसके अंदर जो पाइल बन जाते हैं ना उसके ऊपर मटके मटके टाइप का, उसको हटाना होता है, ब्रूस करने से हट जाता है वो। एयरिंग करना होता है, एयरिंग हेल्प करता है मतलब कि ड्राइंग एंड रिमूविंग बैड ओडियस फ्रॉम फैब्रिक से, बेकार की चीज़ें जो होती है उसको हटाने में हेल्प करता है यहाँ पर, है ना। कई बार फूंक देते हैं एयरिंग तो उससे भी बाहर हट जाता है। इसके अलावा है अगर उससे भी ना काम बने तो लॉन्ड्री में हम लोग दे देते हैं। लॉन्ड्री में जाते हैं, क्या होता है उसकी सफाई होती है ना, धुलाई होती है। तो लॉन्ड्रिंग कंसिस्ट ऑफ वॉशिंग और एनी क्लीनिंग फिनिशिंग करके देता है वो सारे गारमेंट्स का, एकदम स्टिफिंग एजेंट उसमें जो होता है रिक्वायर्ड डालता है गारमेंट्स में। और डिपेंड करता है कि शॉर्ट या लॉन्ग टाइम का रहे, कितने दिन में कराते हो तो आपके है ना। जैसे हर सर्दियों के बाद हमारे रजाई कंबल, कम से कम एटलीस्ट हमारे जो कंबल है ना जो हम ओढ़ते हैं वो तो कम से कम एक बार लॉन्ड्री में दे देना चाहिए ताकि वो साफ़ हो सके। गेटिंग रेडी टू लॉन्डर क्लोथ्स एट होम, जैसे कि कलेक्शन ऑफ क्लोथ, पहले कपड़े इकट्ठा कीजिए फिर उसके बाद उसको चेक भी करना होगा कहीं ऐसा तो नहीं कोई कपड़ा डैमेज है। या कई बार ऐसे कपड़े होते हैं ना जो धुलते नहीं है, खराब हो जाते हैं या अलग से धोना पड़ता है, ये भी देखना होगा। या ऐसा कलर तो नहीं निकल रहा जो बाकी कपड़ों को भी खराब कर देगा। सॉर्टिंग कीजिए, उसको छाट दीजिए। फिर रीडिंग लेबल्स ऑन द गारमेंट्स, एक बार आप स्टैंडर्ड गारमेंट से तो पढ़िए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको आप वॉश नहीं कर सकते, इसको धो नहीं, कई कपड़े ना लॉन्ड्री में ही होते हैं, खुद से आप नहीं कर सकते, तो एक बार उसको पढ़ना जरूरी होता है। तो महंगे महंगे कपड़ों में चीज़ें होती हैं। चेकिंग स्टेन्स एंड रिमूविंग देम, आप देखते हैं यहाँ पे कि कैसे हम लोग उसको पता करते हैं और हटाते हैं। देखिए कलर ऑफ द स्टेन, देखिए धागा उसका कलर देख लीजिए, उसको आप कलर से बता सकते हैं कि गंदा है तो आपको गंदगी उसको दिख जाएगा। सूंघ के बता सकते हैं, है ना, चेक कर सकते हैं। और फील द स्टेन, कई बार फील भी हो जाता है। क्लासिफिकेशन स्टेन्स कैसे लेते हैं, तो इसमें लिखा है वेजिटेबल स्टेन्स, है ना, ग्रीज स्टेन्स, एनिमल स्टेन्स, मिनरल स्टेन्स। गंदगी कई तरह का हो सकता है, कई बार सब्जी का हो सकता है ग्रीस लग गया हो, कई बार जानवर का स्टेन्स हो या मिनरल्स लग गया हो, कई बार चीज़ें होती है। तो टेक्निक्स क्या है स्टेन को हटाने का, एक तो स्पॉन्जिंग करते हैं, स्पॉन्ज, है ना, स्पॉन्ज करते हैं उसको। स्पॉन्ज करने का मतलब ऐसे ऐसे कपड़े को निचोड़ते हैं। और दूसरा डीपिंग, डीपिंग का मतलब उसको पानी में ले जाते हैं निकालते हैं। तो दो चीज़ तो आप घर पे भी करते हो, कोई नई चीज़ थोड़ी ना है ये। इसके अलावा लिखा है प्रिकॉशंस वाइल रिमूविंग स्टेन्स, क्या क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए। सम प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन एज अंडर, देखिए रिमूविंग स्टेन्स व्हेन इट इज फ्रेश, आप तभी गंदगी को निकालें जब ये फ्रेश हो। बहुत पुराना होगा तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। केयरफुल यूज ऑफ केमिकल्स, केमिकल का इस्तेमाल बड़े सावधानी से कीजिए, कहीं ऐसा ना आपका कपड़ा खराब हो जाए। यूज ऑफ माइल्ड रिएजेंट्स, आप ऐसे रिएजेंट का इस्तेमाल करें जो माइल्ड हो,
और मतलब उसको निकाल सके। बहुत बेकार भी मत यूज कीजिए, बहुत हाई भी यूज मत कीजिए, बहुत लो भी यूज नहीं कर सकते हैं। एंड रेंजिंग सेवरल टाइम्स, कई बार उसको निचोड़ना पड़ता है ना, उसको सुखाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। लॉन्ड्रिंग का क्या काम होता है? लॉन्ड्रिंग में कपड़े देते हैं तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर उसके पार्ट हैं, जैसे देखिए वो पहले उसको क्या करेगा, सोक करेगा, फिर उसको आयरन करेगा, फिर उसको रेंजिंग करेगा, फिर उसके बाद वॉशिंग हो गया, फिर उसको ड्राई करेगा, फिर फिनिशिंग करेगा, फिर स्टोर करेगा। तो कई सारे तरीके होते हैं उसके सफाई करने के, तो जो हम घर पे नहीं करते वो लॉन्ड्री में होता है। इसके अलावा जो है हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ वॉशिंग की, कि कई तरह से कपड़े हम धो सकते हैं, जैसे 3 टाइप्स। एक तो फ्रिक्शन मेथड हो गया, जिसमें आपने देखा होगा कि मतलब जमीन पर रगड़ रगड़ के फ्रिक्शन के जरिए, या दो कपड़े को आपस में रगड़ के कर दिया, फ्रिक्शन से होता है। एक तो हैंड फ्रिक्शन होता है, हाथ से ही रगड़ दिया। एक स्क्रबिंग हो गया, स्क्रब कर दिया उसको ब्रूस से, ब्रूस होता है आजकल। या फिर आपने धोबी को देखा होगा डंडे से पीटते हुए, वो बीटिंग स्टिक रखता है, उससे गंदगी बाहर निकलता है। सो वॉशिंग बाई नीडिंग एनी स्क्वेंजिंग, निचोड़ना मोड़ना, वॉशिंग इन मशीन्स, मशीन में धोना। और रेंजिंग क्या होता है? इट इज़ डन टू रिमूव द पार्टिकल्स ऑफ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट के पानी को निकालने के लिए हमें बार बार पानी में धोना होता है, निचोड़ना होता है, क्योंकि उसके अंदर डिटर्जेंट का पार्टिकल रह जाता है। लास्ट में अभी बहुत सारा पार्ट है, जैसे कि अभी फिनिशिंग एजेंट की बात करते हैं, तो दीज आर यूज अकॉर्डिंग टू द फैब्रिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग इस एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। ड्राइंग का मतलब है कि अब देखिए कई बार धूप में देना होता है, कई बार धूप में नहीं देना होता, अब डिपेंड करता है, फ्रेश एयर तो चाहिए ही चाहिए। सो यूज अ क्लॉथ लाइन एंड पिक्स और क्लिप टू होल्ड द क्लॉथ। क्लिप वगैरह इस्तेमाल करते हैं किसी रस्सी वगैरह पे। आयरन करते हैं, कई बार स्टीम से करते हैं, कई बार फोल्ड कर देते हैं। तो अब देखना होता है कि आयरन का किस हिसाब से है, वो आयरन हो सकता है या नहीं हो सकता, इस बात पर भी डिपेंड करता है। सो यहाँ पर लिखा है यहाँ पे कि दिस प्रोसेस इज अप्लाइड ऑन द क्लोथ टू गिव देम स्मूथ लुक देने के लिए। फिर स्टोर करते हैं उसको, स्टोर करने के लिए किसी सूखे जगह पर रखते हैं। लॉन्ड्री का अगर स्पेसिफिक फैब्रिक्स की बात करें तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ्स देख लेते हैं भाई कॉटन क्लोथ्स है या नहीं है ना। कॉटन कलर्ड क्लोथ्स, सिंथेसिस, सिल्क, वुलन। अब तो आयरन भी करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन आता है कि किस तरह का कपड़ा है, और उसी हिसाब से जो है आप उसको क्या करेंगे, तो भैया उसी हिसाब से उसको हम डील करेंगे, मतलब टेम्परेचर देंगे। लॉन्ड्रिंग ऑफ कॉटन्स की बात करते हैं कि करके, अगर कॉटन का कपड़ा है तो बड़े सावधानी से वो करना होगा, क्योंकि ना कॉटन का जो कपड़ा होता है ना बड़ा मतलब बहुत मजबूत नहीं होता है। तो उस समय आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब आप उसको सोक कर रहे होंगे उस टाइम पे आपको ध्यान देना होगा, वॉशिंग करते समय आपको ध्यान देना होगा, रेंजिंग के समय आपको ध्यान देना होगा, स्टार्चिंग के टाइम ध्यान होगा, ड्राइंग के टाइम, आयरन भी उसी हिसाब से करना होगा, और स्टोर भी आपको। तो इस तरीके से ये सारे स्टेप तो करने हैं, बट बड़े ध्यान से कर रहे हैं हमें यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं कलर्ड क्लॉथ्स की, जैसे यूजिंग माइल्ड सोप इस्तेमाल कर सकते हैं, किंडिंग स्क्वेंजिंग क्लॉथ को निचोड़ सकते हैं, रेंजिंग कर सकते हैं, स्टार्चिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, आयरनिंग हो गया, फिर स्टोर हो गया यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम लोग लॉन्ड्री करते हैं सिंथेसिस की, जो आजकल पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं वहाँ पे, तो वो तो ये है कि ल्यूक वार्म वाटर में आप डाल दीजिए, यूज ऑफ गुड कोई भी साबुन लगा दीजिए, है ना, अवॉइड कीजिए, स्क्वेंजिंग वगैरह ना करे तो अच्छा है। ड्राइंग हैंगर में डाल दीजिए, आयरन आप कर सकते हैं, वार्म आयरन, स्टोर कर सकते हैं बिल्कुल सूखे जगह पे। ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉन्ड्रिंग ऑफ स्किल्स की बात करते हैं। देखिए क्या क्या स्किल इसमें समझदारी है। हमें पानी जो यूज करना है वो ल्यूक वार्म वाटर यूज करना है, हल्का गुनगुना पानी आप ले सकते हैं। रेंजिंग इन कोल्ड वाटर, आप उसको ठंडे पानी में डुबो सकते हैं। अप्लाइंग स्टार्च एंड पिकिंग क्लोथ्स व्हेन इवन डैम्प एंड आयरनिंग विथ वार्म आयरन। तो हम उसको कोशिश करेंगे कि आयरन करें गर्म से, गर्म आयरन, आयरन तो खैर गर्मी होता है। स्टोरिंग परफेक्टली ऑन हैंगर, हैंगर पे अच्छे से उसको स्टोर करें, वरना तब भी वो ख़राब हो जाएगा आयरन करने के बाद भी। इसके अलावा जो है लॉन्ड्री ऑफ वुलन क्लॉथ्स का बड़े ध्यान से करना पड़ता है, घर पे संभलता नहीं है, इसके आउटलाइन को संभालना पड़ता है, इसका माइल्ड डिटर्जेंट देना होता है, इसकी स्क्वेंजिंग मेथड भी थोड़ी अलग होती है, अरेंजिंग एंड नीटेड आइटम्स टू बी ब्रॉड बैक इनटू शेप, उसको वापस उसके शेप में भी लाना होता है। ठीक है, क्योंकि वो उनके कपड़े फिर ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा लिखा है बाई पुटिंग देम ऑन हैंगर में डाल दीजिए। आयरन करने में क्या है देखना होगा कि देखिए कुछ कपड़े वार्म मतलब हल्के फल्के, सिल्क हो गया, पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, है ना, वही मैं बोल रहा था, ये हल्के में काम हो जाता है। कुछ बहुत हॉट जैसे कॉटन कपड़े बिल्कुल हॉट देना होता है, रेयन का,
और एक्स्ट्रा हॉट देना होता है लाइन या बिल्कुल लाइनन कॉटन है या बिल्कुल इस तरह का है तो उसको ज़्यादा हॉट देना होगा भाई, वो उसका क्रिच बन ही नहीं रहा है, वो लाइनिंग आ ही नहीं रही है, तो फिर हमें एक्स्ट्रा हॉट करना पड़ता है। तो ये आपका चैप्टर 9 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं चैप्टर 11 पे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 11 क्या कहता है एक बार देख लेते हैं और उसके बाद हमारा ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। कितना टाइम हो गया, चलिए 1 घंटे का टारगेट हम लेके चले थे और वो 1 घंटा का टारगेट हमारा पूरा होने वाला है। 10 मिनट लगभग और लगेंगे और हमारा ये मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, मतलब 1 घंटे में आपने 50% चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर हम आते हैं जी, ये हमारा चैप्टर 11 है और चैप्टर 11 में जो हमें पढ़ना है फैब्रिक्स फिनिशेस, फैब्रिक्स का फिनिश कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पर दिया है। इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है टेक्सटाइल फिनिशेस, अ फिनिश इज ए ट्रीटमेंट गिवन टू फैब्रिक टू चेंज इट्स अपीयरेंस। उसके लुक में बदलाव आ जाता है, हैंडलिंग, टच और परफॉर्मेंस। इट्स पर्पस इज टू मेक फैब्रिक मोर सुटेबल फॉर इट्स एंड यूज, मतलब लास्ट टाइम तक भी अच्छे से यूज कर सकें। सो इम्पोर्टेंस क्या होता है टेक्सटाइल फिनिशेस का, टेक्सटाइल टेक्सटाइल उसमें डालते हैं ना, टेक्सटाइल फिनिशेस इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंप्रूव करता है अपीयरेंस ऑफ फैब्रिक, दिखने में अच्छा होता है, अलग अलग डिजाइन वगैरह बना दिया। टू प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ फैब्रिक, इससे हम बहुत सारे वेराइटी बनाएंगे, वरना सारे कपड़े ना पता है लाल तो खाली लाल ही दिखेगा, पहले के टाइम पे वैसे ही होता था ना, लाल तो खाली लाल दिखेगा, काला तो खाली काला दिखेगा, कुछ डिजाइन नहीं आ पाएगा। टू इम्प्रूव द फील ऑफ द फैब्रिक, थोड़ा फील आता है। टू मेक द फैब्रिक मोर यूजफुल, वो ज़्यादा थोड़ा यूजफुल बन जाता है। अपने हिसाब से हम सुटेबिलिटी देख लेते हैं कौन सा करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनिशेस की बात करते हैं यहाँ पे, तो दिखा है फिनिशेस कैन बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। देखिए फंक्शन क्या देखता है यहाँ पर, जैसे बेसिक और कॉमन फिनिशेस एम टू इम्प्रूविंग फैब्रिक्स अपीयरेंस फील एंड बॉडी। कैसा कस्टमर है या लोग किस तरीके से, अलग अलग चॉइस अपनी अपनी होती है ना, तो कैसा वो अपने बॉडी पे फील करते हैं उसको। इसके अलावा लिखा है यहाँ पर कि functions the special finishes aim at improving the performance of a fabric for some specific purpose। कई बार कुछ स्पेशल पर्पस के लिए भी, एक टीम के लिए या कई बार एक कंपनी के लिए हमें बनाना पड़ जाता है ना। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस, जैसे टेम्पररी फिनिश हो गया, एक सेमी ड्यूरेबल होता है, एक ड्यूरेबल होता है, एक परमानेंट होता है। तो हम कौन सा फिनिश कर रहे हैं, कई चीज़ें बहुत जल्दी कलर निकल गया या टेक्सटाइल ख़त्म हो गया, थोड़े टाइम तक कुछ रहा, कुछ थोड़े दिन तक रहा, कुछ परमानेंट रहा, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा केमिकल एंड मैकेनिकल फिनिशेस की बात करते हैं, तो जो भींगा हुआ वेट एंड ड्राई फिनिशेस, जैसे केमिकल हम लोग यहाँ डाल देते हैं भींगे हुए कपड़ों में, है ना। मैकेनिकल फिनिशेस उसको ड्राई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला जो यहाँ पर बोल रहा है यहाँ पे बेसिक फिनिशेस एंड देयर टाइप्स, तो बेसिकली बोल रहा है आपका स्कोरिंग या इसको ब्लीचिंग कहते हैं। स्कोरिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल क्लीनिंग ऑफ फैब्रिक्स विद द हेल्प ऑफ वार्म वाटर, गर्म पानी से किया जाता है और इसके सॉल्यूशन को रोका जाता है। ये क्या क्लीन करता है, ये फैब्रिक को अच्छे से क्लीन कर देता है ताकि वो आगे जाके अच्छे से उसका इस्तेमाल किया जा सके। ब्लीचिंग अगर हम स्पेशल बात करते हैं, ब्लीचिंग इज ये टेक्निकल ट्रीटमेंट होता है फाइबर्स का, धागे का, है ना, यार्न्स और फैब्रिक टू रिमूव द पीलनेस या कलर एंड या मेक देम वाइट, उसको सफ़ेद बनाने के लिए कोई कलर होता है उसको हटा देते हैं उसको। ठीक है, तो ये ब्लीचिंग हम लोग करते हैं, ब्लीचिंग में कलर भाग जाता है। ब्लीचिंग करने का मतलब, मेरा एक शर्ट था उसमें कलर चला गया, उसने कहा ब्लीच करना पड़ेगा, लेकिन बोला कि इसका जो हल्का पिंक कलर वो भी भाग जाएगा, सच में हल्का पिंक कलर भी भाग गया, वो वाइट मतलब बहुत हल्का पिंक आ गया, वाइट ही दिखा, बेकार हो गया। एक दो बार ही पहने थे, इतना बढ़िया शर्ट था। तो ये चीज़ें होती है कई बार। तो ब्लीचिंग का मतलब ये। दूसरा है स्टार्चिंग, लिखा है स्टार्चिंग या स्टिफिंग भी कहते हैं। स्पेशल फिनिशेस प्री श्रिंकिंग फिनिश, यानी कि हम बोलते हैं सैन फॉरेस्टेशन इज द प्री श्रिंकिंग ट्रीटमेंट गिवन टू सर्टेन फैब्रिक। एक स्पेशल ट्रीटमेंट इसे हम लोग बोलते हैं प्री श्रिंकिंग ट्रीटमेंट। ये स्पेशल टाइप के कुछ फैब्रिक को दिया जाता है ताकि नेचुरल फाइबर टू प्रिवेंट फर्दर श्रिंकेज आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद वो ना सिकुड़े। कई कपड़े देखते हैं सिकुड़ जाते हैं, कई कपड़े नहीं सिकुड़ते, तो ये बस धोने के बाद ना सिकुड़े इसलिए प्री श्रिंकिंग पहले ही उसको खत्म कर देते हैं। ठीक है ना। आगे जो है वो लिखा है मर्सराइजेशन। सो भैया मर्सराइजेशन क्या करता है, मर्सराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग कॉस्टिक सोडा या बाकी हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं ताकि, एक तो देखिए उसमें ना ऐसा होता है उसके अंदर चमक आ सके, मजबूती आ सके, है ना, स्ट्रांग हो सके, लस्ट्रस हो सके और एब्जॉर्बेंट हो, मतलब किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने की क्षमता हो, पानी वगैरह बाकी चीज़ों का।
पर्चमेंटाइजेशन क्या होता है? पर्चमेंटाइजेशन जो होता है, कॉटन फैब्रिक को ट्रीट किया जाता है एक माइल्ड एसिड के साथ में। इससे क्या होता है कि वो ना ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा हो जाता है। ट्रांसपेरेंट मतलब हल्का हल्का आर पार दिखेगा, मतलब इसको जैसे ऑर्गेंडी एक कपड़ा होता है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर वॉशेस एंड वियर की बात करते हैं। तो एक तो फोर्थ लिखा है, वॉश कीजिए और पहनिए उसको, वॉश एक तो नॉर्मल ये हो गया इसको। डाइंग एंड प्रिंटिंग की हम लोग बात करते हैं। देखिए कई बार होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाई करना, कलर करना, एंड उसमें प्रिंट भी करना होता है कई बार कलर, ठीक है। सो डाइंग एंड प्रिंटिंग ऑफ फैब्रिक्स की बात करते हैं। देखिए एक तो नेचुरल डाई होता है, एक सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस बहुत ज़्यादा आजकल इस्तेमाल हो रहा है, पहले नेचुरल होता था। एप्लीकेशन डाइज का देखिए, फाइबर स्टेज में धागा है तभी कर लिया, उससे पहले है धागा से पहले ही रुई में भी कई बार कर लेता है, यार्न में, और तब धागा बनता है ना। और कई बार कपड़े बनने के स्टेज में भी करता है, और कई बार जो है कपड़ा पूरा सिल जाता है तो भी डाई होता है ना। यहाँ तो दिल्ली में कई जगह ऐसा है, जो आप कपड़े दीजिए वो आपको डाई करके दे देंगे, वो कुछ गरम वरम केमिकल डालते रहते हैं, कलर बता दीजिए वो कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पर लिखा है डिकोरेटिव डाइंग की बात करते हैं यहाँ पर। सो डिकोरेटिव डाइंग क्या हाँ बोल रहा है यहाँ पे? सो टाई एंड डाई, है ना। इसके अलावा बैटिक हो गया, प्रिंटिंग, प्रिंट वगैरह, प्रिंटिंग में भी ब्लैक प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग है, रोलर है ना, स्टेंसिल प्रिंटिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारा आपका मॉड्यूल 1 यहाँ तक कंप्लीट हमने कर दिया है। बाकी इनके अब आपके क्वेश्चन आंसर रह चुके हैं, जो आप इसको मैं कभी करवा दूंगा या आप खुद से भी कर सकते हैं। मॉड्यूल 1 आपका ये कंप्लीट हो चुका है, और यहीं के साथ आपका देखिए 55 मिनट हुए हैं। 55 मिनट में हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये मॉड्यूल 1 आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा, और अगर आप ऐसे ही और अपने स्टडी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी वहीं पर है, ऐप से भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो व्हाट्सअप पे आप पहुंच जाएंगे, मतलब ऐप डाउनलोड कर लें। आईफोन वगैरह है तो वेबसाइट का लिंक भी हमने दे दिया है। मतलब कहने का मतलब है ना कि आपको एक माहौल हम देते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप चैनल है, सबका लिंक दिया है, ताकि एक माहौल में रहें, अपडेटेड रहें। जिस काम के लिए आप आएँ वो काम कीजिए, बाकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं काम करने के लिए, वो हम फिर कभी आप कर लेना। बट आज की डेट में आपको अगर ये 10th क्वालिफाई करना है, अच्छा मार्क्स लाना है तो लाना है, केवल पास करना क्यों भाई? अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है और सारी चीज़ें मिल रही है तो हम आगे बढ़ेंगे ना। तो इसी के साथ यहीं पर इसको हम बाइंड अप करेंगे। उम्मीद करेंगे काफ़ी यूजफुल रहा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में हिस्सा लें, अच्छा अच्छा कमेंट करें, अपने मतलब फीडबैक दें जो भी आपको लगा है, जिससे कि बाकी बच्चे भी इस चीज़ को मतलब इसका लाभ ले सकें। और हमारा यूट्यूब का एक एल्गोरिथम होता है, उसमें हमारा वीडियो कंसिडर किया जाए ताकि ज़्यादा स्टूडेंट तक ये पहुंच सके। क्योंकि अब हम 10th वालों पे काम करना शुरू कर दिया है, हमने आपके लिए इंग्लिश के स्टोरीज भी कार्टून के जरिए लाना शुरू कर दिया है ना। आपके बहुत सारे चीज़ें जैसे सोशल साइंस भी हम लाने वाले हैं, साइंस का सिलेबस ऑलरेडी हमने ऐप पे दे रखा है। तो ऐसे करके हमने आपके स्टडी को इजी बनाने के लिए पूरा काम किया है। बस अब आपकी बारी है, आपको मेहनत करना है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।